बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़ी। अब वो लोग जो कहते हैं कि इमरान खान साहब गिरफ्तारी देना चाहते हैं और वो चाहते हैं मैंने फाड़ लो, और वो इसलिए फ़ौज को बुरा भला कह रहे हैं, वो अदलिया को बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा कि कहीं वो ज़ीरो से हीरो ना बन जाए। तो किसी हद तक ये बात दुरुस्त है, लेकिन हाँ साहब इस बात के बिल्कुल बरक्स है। हाँ साहब तो गिरफ्तारी से डर रहे हैं। हाँ साहब तो मुकदमात में ज़मानतें कराते फिर रहे हैं। हाँ साहब ने कल भी 10 मुकदमात में 5-5 हज़ार रुपये के मुचलके के एवज जाके बाइज्जत तरीके से अदालतों से ज़मानत हासिल की। यानी वो शख्स जो कल तक इक़्तिदार की मसरत पर रौनत के साथ फिरौनी लहजे में तकब्बर, गुरूर, अना, घमंड, कौन सी ऐसी चीज़ें जो खास साहब में नहीं पाई जाती थी। हाथ वो किसी से नहीं मिलाते थे, आंख वो किसी से नहीं मिलाते थे, गर्दन उनकी नहीं नीचे होती थी, और कहने के वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के कस्टोडियन थे, लेकिन पार्लियामेंट में वो अपने मुखालफिन को देखना पसंद नहीं करते थे। और उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में एक नया नैरेटिव दिया कि जो आपके मुखालफिन होते हैं वो आपके दुश्मन होते हैं, जो आपके हक में बात ना करे, जो आपकी बात ना माने, ना सुने, ना आपको एडवोकेट करे, ना आपके जिंदाबाद के नारे लगाए, उसको मुखालफिन के सब में डाल दो और उसको दुश्मन, गद्दार और वो सब कुछ करार दे दो। यानी अल्लाह ताला फिर वो दिन दिखाता है ना। इसीलिए हम कहते हैं मकाफत अमल है कि अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी, आपको अवाम ने इक़्तिदार में बिठाया, या आपको ताकतवर हलकों ने अवाम में इक़्तिदार में लेकर आए, आपको दुनिया की किसी भी ताकत ने मदद की या मुआवनत की, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको इक़्तिदार की मसरत दी जिसकी आपने कदर नहीं की। आज हम कोर्ट कचहरियों में ज़मानतें कराते फिरे मामूली मुकदमात की। मुकदमात भी ऐसे नहीं है, खास सब जैसे स्टेचर का लीडर अगर इन 10 मुकदमात में ज़मानत ना भी कराता तो किसी ने इमरान खान को हथ नहीं से लाना। कोई इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। गिरफ्तार तो बड़ी दूर की बात है। यानी हर शख्स ने इग्नोर मोड पे लगा रखा है, हुकूमत में ने भी इग्नोर मोड पे लगा रखा है और इदारों ने भी इग्नोर मोड पे लगा रखा है। अगर इदारों ने खास सबको इग्नोर मोड पे ना लगा रखा होता तो फिर उनको भी पकड़ लेते। जो मेरा मकसद ये कि गिरफ्तारी के बाद फिर पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, आप किसी शख्स को जानते हैं या नहीं जानते, आप उसके हक में खड़े हो जाते हैं। यू नेवर नो कि वो मुजरिम था या नहीं था। हर बंदा ये कह रहा है जी उसका रिकॉर्ड ही नहीं था, उसको कभी उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की, तो आपको कैसे पता या मुझे कैसे पता। लेकिन हम सब ये समझते हैं कि जी चूँकि माजी में रियासत का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे ही रहा है, किसी को भी उठाया और लापता कर दिया। खासकर जो छोटे सूबे के लोग हैं जिनके जज्बात को हवा दी जाती है, बलूच हैं, महाजर हैं और पश्तून हैं, या कोई और जिसके बारे में कह रहे हैं, पश्तूनों को तो खैर बड़ी ताकत है, पंजाबियों में भी है, लेकिन बाकियों के लोग कहा जाता है। हालांकि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो कुछ पंजाबियों के साथ या पश्तूनों के साथ होता है वो शायद बाकी सूबों में नोटिस भी नहीं होता, और सबसे ज़्यादा शोर वही मचता है कि जो उठा लिया गया, पकड़ लिया गया। तो वो शख्स जो कल तक ये कहता था मुंह पे हाथ फेर के कि मैं छड़ांगा नहीं और मैं NRO नहीं दूंगा, और कभी वो अमेरिका में भी जाके कहता था मैं फ़लाँ शख्स का ऐसी उतार दूंगा, कभी वो कहता था कि मेरी शिस्त पे फ़लाना आदमी है, मेरी शिस्त पे फ़लाना आदमी है, तो वो शख्स आज पेशावर से इस्लामाबाद तक अदालतों में हिफाजती ज़मानतें मांग रहा है। हिफाजती ज़मानतें उनको मिल गई हैं और मिल ही जानी थी, प्रोटेक्टिव बेल। तो जो शख्स गिरफ्तारी देने का ख्वाहिशमंद है, जो कौम का लीडर है, उसको बुरी ज़मानतों की क्या ज़रूरत है, ये मेरा सवाल है। हाँ सब तो बहादुर आदमी है, डरते बरते नहीं है, और उन्होंने एक लॉन्ग मार्च की क़यादत कर ली है और अगले लॉन्ग मार्च की उन्होंने क़यादत करनी है। उनको किस से गिरफ्तारी का डर है? क्या वो समझते हैं हुकूमत उन्हें गिरफ्तार कर लेगी या उनको कोई इदारे गिरफ्तार कर लेंगे? तो ये अंदर का खौफ है। अंदर से जो बुज़दिल आदमी होता है वो इसी तरह करता है। और ये मुकदमे क्या है, लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ की गई, खास हफ्ते गई नहीं तोड़ फोड़ कर, वो मुकदमात दर्ज हो गए थे, यानी जिसमें बहुत से लोगों ने लॉन्ग मार्च के दौरान इस्लामाबाद में वो दरख्त जलाए, कुछ और जलाया, और उस पर जनाब 10 मुकदमात वो उन्होंने कर लिए थे फॉर्मेलिटी के तौर पे। ज़ाहिर है हुकूमत ने करने होते कि सब क्या हुआ, तो उन्होंने उसके ऊपर जाकर ये मुकदमात में ज़मानत कराई है। ये आप पारा, I9, कोसार, कराची कंपनी, गोलवाड़ा, तरनौल थाना सेक्रेटरीट, ये इस्लामाबाद के थाने हैं जिनमें मुकदमा दर्ज है। तो खास साहब डर से कि मैंने को चुकना लगे, और ख़ास साहब अगर गिरफ्तार भी हो जाते हैं इन मुकदमात में तो ये कौन से बड़े मुकदमात हैं, इसमें तो शख्सी ज़मानत में बंदे की बेल हो जाती है। खास साहब जैसे बड़े कैलिबर का लीडर वो डर भी रहा है, और वो कहते हैं ना, वो उनका डर इस तरह का कि वो ये जो तकरीरें और ये जो धमकियां और ये जो अदलिया के खिलाफ मुहिम और ये जो
फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम चल रही थी। इसके हवाले से जब मैंने कल ख़बर दी थी कि उनको क्या पैगाम दिया गया है, उनको समझ आ गई है कि उनकी जो सेमिनार हुआ इस्लामाबाद के अंदर, उसको पसंद नहीं किया गया और उनकी जो लाइन एंड लेंथ है उसके ऊपर उनके हवाले से तमाम दरवाजे बंद हो गए। उनको बताया गया जी एक अदलिया रह गई थी, आपने उसको भी नहीं छोड़ा, फवाद चौधरी को उसके ऊपर छोड़ दिया, तो अब अदलिया भी समझो कि थोड़ी कांटा लग गया। हाँ साहब ने अपने पाँव पे मारी कुल्हाड़ियाँ। अब जब उन्हें 2 दिन से उन बोलती बंद है, और इतनी बोलती बंद है कि कल हुकूमत ने सुपर टैक्स इम्पोज कर दिया है। 13 बड़ी सनतों पे हुकूमत ने सुपर टैक्स लगा दिया है। और खान साहब ने एक ट्वीट नहीं हो रहा, अब तक तो नहीं हुआ, इसके बाद कर दे तो पता नहीं, लेकिन ऐनी बुरी हालत है। वो कहते ना वो शेर आ गया, फिर एक दिन शेर आ जाता है तो हवा निकल जाती है, तो उसी किस्म की हवा निकली हुई है। और हुकूमत जो है उसका इत्मीनान बढ़ता जा रहा है, और इतना इत्मीनान बढ़ा है कि वो हुकूमत ने आर्टिकल 6 के तहत भी मुकदमा करने की बात कर दी है। अब वो बात कर रहे हैं, पता नहीं करदे करांदे है कि नहीं। पंजाब गवर्नमेंट के लोग बैठे, उन्होंने पीटीआई रहनुमा के खिलाफ आर्टिकल 6 और हत्या की इज्जत के कानून के तहत मुकदमात के इंदराज के लिए फेडरल गवर्नमेंट से मुशावरत शुरू कर दी है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, शायद आप लोगों ने देखी हो या ना देखी हो, उसमें ये बताया गया कि जी पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज करने के लिए किसी रियासती इदारे से इजाज़त नहीं लेनी, सबूत व शवाहिद मौजूद है, हम तैयारी कर रहे हैं। नाम भी बता दिए, फवाद चौधरी, कासिम सूरी, उमर सरफराज चीमा और दीगर। इन्होंने आइन शिकनी की है, इनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ हत्या की इज्जत के कानून के तहत मुकदमा चलाने पर गौर कर रहे हैं। ये वो अतात आड़ड़ और मलक अहमद और अवैस लगारी ये बैठे, इन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब हुकूमत किस तरह डरा रही है, खास साहब तरा कटे है। वैसे इनमें नाम खास साहब का नहीं था कि आर्टिकल 6 का मुकदमा खास साहब के खिलाफ बना रहे हैं। आर्टिकल 6 का मुकदमा फवाद चौधरी, कासिम सूरी, उमर सरफराज चीमा और दीगर के खिलाफ, और खास साहब की हवा निकल रही है। अगर खास साहब पे आर्टिकल 6 का मुकदमा होता या खास साहब पे कोई और बड़ा मुकदमा होता तो खास साहब बेल लेते, अच्छे भी लगते थे। जैसे यानी खास साहब बड़ा लीडर और वो तोड़ फोड़ के मुकदमा में बेल लेने, और वो भी खुद चल के गए। अच्छा, इसको तरीके इंसाफ वाले कह सकते हैं कि खान बड़ा कानून का पाबंद है और बड़ा कानून का एहतराम करता है, आइन का एहतराम करता है, तो उनको फिर याद होना चाहिए आइन का एहतराम ही तो किया था खान साहब ने जब तरीके अदम आई थी। तो आइन का इतना एहतराम उन्होंने किया कि आइन की जो कस्टोडियन होती हैं फिर अदालतें, उनको फिर रात 12 बजे खोलने का फ़ैसला हुआ। और फिर आइन का अगर वो इतना एहतराम करते तो फिर उनको वो जो आर्डिनेंस फैक्ट्री उन्होंने खोली हुई थी प्रेसिडेंट हाउस में, वो ना करते। तो आइन वाइन का कोई एहतराम नहीं, ना कानून का एहतराम। अंदर उतरा निकला हुआ गिरफ्तारी के, मैं कितने गिरफ्तार ना हो जाऊँ, तो वो भी यानी कस्टोडियन के। अब वो देखे ना, एक और आपको वाक़या बताता हूँ। एक शख्स ने, पेशावर का कुछ शख्स था, उसने परचम जला दिया, पाकिस्तान का कौमी झंडा जला दिया। वैसे तो उस पर लानत 100 दफ़ा, वो जो भी था या जो भी है, लेकिन वो पाकिस्तानी नौजवान था और उसने परचम जला दिया, और वो खास साहब की मोहब्बत में जलाया या खास साहब के क्या वो पार्टी का मेंबर था पीटीआई का, वो फड़या गया। तो इस पर ज़फ़र नकवी ने एक खूबसूरत ट्वीट किया। उसने लिखा कि जिसने कौम को गुमराह किया वो सिक्योरिटी के हसार में खुला घूम रहा है, और जो गुमराह होकर परचम जला रहा है उसको हथकड़ियाँ लगी, वो अंदर हो गया। तो ये आलम है पाकिस्तान के अंदर, जिसने गुमराह किया वो आज़ाद है, और जो गुमराह हो गया वो पकड़ा गया। मरीम नवाज ने कल इमरान खान को देख के जो एक शेर पढ़ा, ये एक शेर लिखा, ट्वीट किया, तो वो मैं बल्कि उनकी गुफ्तगू बताता हूँ। जो ट्वीट मरीम नवाज ने किया बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट था, और चूँकि वो ख़ुद मुकदमात भुगत चुकी है और ख़ुद इस हालत से गुजर चुकी हैं, इक़्तिदार में रहने के बाद वो भी रांदा दरगाह होकर अदालतों में जा चुकी हैं, और फिर उनसे उन्होंने कुछ ना कुछ सबक सीखा होगा। सबक सीखना बड़ा ज़रूरी है। इक़्तिदार फिर मिल जाता है, लेकिन आप जब इक़्तिदार में होते हैं तो आप जो कुछ कर रहे होते हैं वो आपको इक़्तिदार से निकलने के बाद पता चलता है कि आपने क्या अमल किया, सही किया, बुरा किया। तो मरीम ने कहा कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, इन साहब का भी नहीं, यानी इमरान खान का भी नहीं, मगर मुकाफ़ात अमल एक अटल हकीकत है। बहादुर शाह ज़फ़र का ये शेर याद रखना चाहिए। ये मरीम ने शेर लिखा, ज़फ़र आदमी उसको ना जानिएगा, हो वो कैसा ही साहब फ़हम ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। तो फिर जो शख्स कल तक
अपने आप को बड़ा यानी समझता था, यही कहा जाएगा ना। वो फिर आज तो मैं हमेशा कहता हूँ खान साहब को जिस चीज़ से बचना चाहिए था वो यही तकब्बर था, गरूर था, ना था। अगर वो हुकूमत चलाते और अपोजिशन के साथ मिलकर काम करते, अपोजिशन मुराद ये नहीं किया वो जी उनके खिलाफ मुकदमात है, मुकदमात तो भुगतते रहेंगे, अदालतों का काम है। जैसे अभी आप मुकदमात भुगत रहे हैं तो क्या हुकूमत बीच में घुस रही है? क्या हुकूमत गई है किसी जज को इन्फ्लुएंस करने के लिए कि आपको जमानत न दी जाए? या आपने कहा हो मुंह पर हाथ फेर के आपके मुखालफी ने, शहबाज शरीफ ने कहा मैं इमरान खान नहीं छड़ागा, मैं इमरान खान NRO नहीं दूंगा, मैं इमरान खान से हाथ ही मिलाऊंगा। मौजूदा हुकूमत तो अब भी कह रही है कि हम अपोजिशन के साथ मिलकर काम करने को तैयार है, वापस असम्बली में अपना करैक्टर प्ले करें, बजट पे बहस करनी बजट पे कर ले, किसी और पे बहस करनी आ जाए, असम्बलियों के अंदर अपना रोल प्ले करें और चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लेते हैं। इससे पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था जिसे आपने कहा नहीं मिल गए ने वारियाँ ला लिया ने, तो चले उस चार्टर को साइड पर रखिए, आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें। कुछ तो ऐसा करें जिससे लगे कि हाँ इस मुल्क के तमाम लोग मिल के इस मुल्क को संवारना चाहते हैं, इस मुल्क को ठीक करना चाहते हैं। तो ये तो आपसे हुआ नहीं और अब भी नहीं होना। अब भी वो क्योंकि सियासत सारी अन्नी के, सियासत ये कौम को तकसीम करके रखो, लड़ाओ और हुकूमत करो। जिस दिन खान साहब ने लड़ाना बंद करता अपनी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अब जो लोग लड़ाते नहीं हैं, वो लोग जो लोग मिल के काम करते हैं, उनके बारे में लोगों के शकूक व शुबहात जो है ना वो उभारे जाते हैं कि देखो तेरा अलगे ने। जैसे भी मखलूत हुकूमत है, वो जी 12-13 जमातें मिल गई हैं और ये सारे इकट्ठे हो गए इमरान खान के खिलाफ। जैसे इमरान खान बड़ा पहलवान है और सारे जो है ना वो रांदा दरगाह। 2018 के इलेक्शन में जो फॉर्मेशन बनाई गई थी उसके मुताबिक इमरान खान को ज़्यादा सीटें दी गई थी, पहलवान बन गया। अब जिनकी कम सीटें हैं उन्होंने मिला के इकट्ठी कर ली। इससे ये मतलब नहीं है कि जी वो अपोजिशन इनसे कोई कमज़ोर थी या उनके पास, अब हो चुके आगे। अब खान साहब के 2 दिन से खामोशी मैंने को बता दी खान साहब की चल रही है, इससे अब बात करूंगा अगर मुझे वक्त मिला तो। एक नया बजट आ गया है, अब इसके ऊपर यानी वो लोग जो कि नकाद हैं, नकाद ही उन्हें कहूँगा कि नकाद का काम तनकीद करना है और वो ठीक करते हैं। हर बंदा तारीफ़ कर रहा था, वो अच्छा नहीं लगता। तारीफ़ तो आपके आसपास बैठे सारे लोग कर रहे होते हैं, नकाद आपके पास नहीं होता लेकिन वो दूर से चीज़ों को देख रहा होता है और वो उसके ऊपर बात करता है। वो गलत भी हो सकती है तनकीद, वो सही भी हो सकती है। पहले खबर ये कि 13 सनदों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान किया, जिनमें सीमेंट, चीनी, तेल और गैस, खाद, LNG टर्मिनल, टेक्सटाइल, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, सिगरेट, स्टील, केमिकल और बेवरेजेस यानी कोल्ड ड्रिंक्स शामिल हैं। ये टैक्स लगाया है जनाब वज़ीर शहबाज शरीफ साहब ने और उन्होंने बताया कि जनाब इनके ऊपर जो अफराद सालाना 20 करोड़ कमाते हैं उन पर 2%, जो 25 कमाते हैं उन पर 3%, जो 30 करोड़ से ज़ायद कमाते हैं उन पर 4% तहफ़ीफ़ टैक्स लगेगा। ये 15 करोड़ से मेरा स्लैब शुरू हो रहा है लेकिन आगे इसकी वजाहत भी है। तो जो लोग 15 करोड़ पे जिनका टर्नओवर है उनके ऊपर टैक्स लगेगा और टैक्स है 1% से लेकर 4% तक। तो इस पर मुफ्ता इस्माइल ने भी कुछ अपनी इनपुट दी है, उन्होंने बाद में इसकी वजाहतें बताई और ये बताया जी 1 से 3 लाख जिसकी तनख्वाह है उसके ऊपर 12% टैक्स लगेगा। तो ये आलमोस्ट एक मिनी बजट है जिसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्री पर सुपर टैक्स लग गया है। ये सुपर टैक्स 1 साल के लिए लगाया गया। अब इस सुपर टैक्स की जो वजाहत की गई है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, वो ये कहा गया जी कि मुल्क के लिए कुर्बानी चाहिए और बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री है उन्होंने माशाल्लाह अच्छा खासा माल कमाया और कमा रही हैं और अल्लाह करे कमाती रही, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री चलेगी तो हमारा मुल्क भी चलेगा। तो उनको यानी फॉर द टाइम भी 1 साल के लिए ये टैक्स देना है। अब इस पर यानी कोई कह रहा है हुकूमत चावला हमारा तो बात नहीं आ रही, कोई कह रहा है जनाब ये तो मुआशरत में बड़ा हमला हो गया है और अपोजिशन जो है उसमें से इमरान खान तो बेचारे बोले नहीं, वो उनकी बोलती बंद है। तो हो सकता है 1-2 दिन बाद वो कोई इजाज़त मांग रहे कि मैंने बोलन दो, थोड़ा बहुत तो बोलन दो। तो बोल रहे हैं असद उमर जो पार्टी की जनरल सेक्रेटरी है, उनका रिएक्शन है, उन्होंने कहा जी हम तो इस बजट के खिलाफ अदालत में जाएंगे। एक पास अदालतों को गाला कट दे रहे और दूसरे पास जी हम अदालत में जाएंगे, हमने लॉन्ग मार्च करना है, हमें अदालत प्रोटेक्टर बिल दे, हमने लॉन्ग मार्च करना है, हमें अदालत प्रोटेक्शन दे, हमने बजट हमें अदालत रिलीफ दे। नैब जो है वो उसका कानून मंजूर हो गया है, तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूर हो गया है, तरमीमी बिल मंजूर हो गया है, तो हमें अदालत रिलीफ दे। और कल फवाद चौधरी कह रहे थे कि मैं अदालत में घुसा तो अंदर इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी बैठे हुए वो मार रहे थे, गप्पे मार रहे थे बंद कमरे में अदालत के, यानी अदालत के कमरे में साजिशें हो रही थी। फिर ये भी उन्होंने कहा कि अदलिया रजीम चेंज में हमेशा इन्वॉल्व रही है और अदलिया फौज दोनों से जो है वो की प्लेयर है।
ये मौक़िफ़ उनका सही है गलत है इस पे अलग बहस है, लेकिन टारगेट क्या था? अदविया को अटैक करना। अब ये जो सीमेंट, गैस, खाद और चीनी, ये सारे वो इंडस्ट्री है जिनको पिछले 3 सालों में अरबों रुपए की सब्सिडी दी गई है। सब्सिडी दी गई है, इन सबको मिली थी। चीनी पे सब्सिडी, खाद पे सब्सिडी, गैस पे सब्सिडी। अब जो तनकीद करने वाले हैं वो कहते हैं जनाब कि आप जो टैक्स लगाएंगे वो आवाम से वसूल कर लेंगे, जितना टैक्स लगाया जाएगा वो आवाम पे बोझ डाल देंगे और इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। पहली बार किसी ने अशराफिया को गर्दन से पकड़ा है और अशराफिया पर टैक्स लगाया है और चीखें निकल रही है किसी और की। इसमें अशराफिया की चीखें निकलनी चाहिए ना, लेकिन अशराफिया तो चीखें नहीं मारेगी ना। उन्होंने आगे करिंदे रखे होते कि ज़रा गल करो जी, ऐसा अडरे टैक्स लग गया। सीमेंट इंडस्ट्री इस 500 से सीमेंट की बोरी 1100 पे ले गई। उस वक्त किसी ने रोका? अगर 1% टैक्स लगाने से सीमेंट इंडस्ट्री सीमेंट महंगा कर देगी, तो जब वो 500 से 1100 ले जा रहे थे उस वक्त कौन सा टैक्स लगा हुआ था? सब्सिडी लेने के बावजूद अगर सनतें अपनी कीमतें बढ़ा रही थी तो फिर उन पर टैक्स लगना वाजिब है। और अब कीमतें बढ़ना मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है कि हुकूमत ने ये 13 इंडस्ट्रियों को टारगेट किया है। टारगेट से मुराद ये कि उन्होंने इनसे मांगा है टैक्स। इनसे ये नहीं कहा कि आपने कीमतें बढ़ानी है, कीमतें बढ़ाएंगे तो इनसे बात हो जाएगी। चीनी की कीमत फिक्स हो रही है, वो आपको पता ही है। बैंक माल कमा रहे हैं खूब दबा के और बैंकों से कोई टैक्स वैक्स नहीं है, तो उनका काम है। ये जितनी 13 इंडस्ट्री हैं, ये पाकिस्तान की वो इंडस्ट्रियाँ हैं जो इस वक्त एक्टिव है, जो अच्छा खासा पैसा कमा रही हैं। इनमें कोई भी एक इंडस्ट्री ऐसी नहीं जो कि खसारे का शिकार हो। तो टैक्स लग गया तो हम जो चीखा मारनी है, तो टैक्स लगना चाहिए। मैं तो कहता हूँ और भी बहुत से ऐसे सेक्टर है जिन पर टैक्स लगना चाहिए। ज़रूरी सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, ज़िम्मेदारों पे कभी टैक्स नहीं लगा। इस मुल्क में हमेशा ज़िम्मेदार इलेक्शन लड़के असम्बली में पहुंच जाता है, टैक्स नहीं देता। तो टैक्स कल्चर, टैक्स के बगैर आप कैसे निकलेंगे? अवाम पे हर किस्म का टैक्स लगा हुआ है, तो 1% और सही, लेकिन उनसे तो टैक्स लें जिनको अवाम के नाम पर जिनको टैक्सों में रिलीफ दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है। जी अवाम को चीनी महंगी मिल रही है, सब्सिडी दो ताकि अवाम को सस्ती देते फिर भी वो महंगी है, तो फिर उनसे टैक्स ले लें। हमसे 1 रुपया ज़्यादा ले लें, उनसे 5 रुपये तो लें। तो मैं तो मुझे तो लगता है ठीक है। आज 61,500 मैट्रिक टन पाम ऑयल से लदे 3 जहाज पोर्ट कासम पहुंच रहे, तो ये कुकिंग ऑयल और घी की कीमत गिरने की बारी आ गई है। कुकिंग ऑयल और घी सस्ता होगा। तो आज के लिए इतना ही कि इस सुपर टैक्स के नफाज के बाद हुकूमत को तनकीद का सामना तो है, लेकिन ये ज़रूरी भी है कि मुल्क में जो कुछ चल रहा है उसके लिए अशराफिया पर टैक्स लगाया जाए। और अशराफिया वो है जो कि सियासी जमातों के इलेक्शन को फाइनेंस करती हैं। अब आप बात समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो अगले व्लॉग में समझा दूंगा। अपना गिरदनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिए।